Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with part 3 of the Commission of Inquiry in 1952. दो पार्ट कर चुके हैं हमारे लास्ट में, बस 2 सेक्शन बचे, सेक्शन 11 एंड 12. फिर हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम कुछ केस लॉज और कुछ पॉपुलर कमीशन डिस्कस करेंगे. नाउ दिस चैप्टर विल बी ओवर. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से. एक्ट टू अप्लाई टू अदर इंक्वायरी अथॉरिटी इन सर्टेन केसेस. अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कमीशन है या कोई भी इंक्वायरी कमीशन है जो अंडर दिस एक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कमीशंस है वो इसी के अंदर हो. कुछ कमीशन ऐसे भी हो सकते हैं जो अपॉइंटेड हो गए हो, जिनमें काम स्टार्ट हो गया हो, लेकिन वो इस एक्ट के अंदर नहीं आते हो. उनका अपॉइंटमेंट इस प्रोसीजर से नहीं हुआ है, इस एक्ट के अंदर नहीं हुआ हो. तो क्या होगा इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि हमें उनको फॉलो करवाना है अंडर दिस एक्ट, तो वो सिंपली उसे करवा सकते हैं. उसका कोई भी एक रूल, कोई भी 2 रूल या चाहे सारे रूल उस कमीशन के अंदर इस एक्ट पे जैसे अप्लाई होते हैं उसी तरह से उस कमीशन पे भी अप्लाई करवा सकते हैं. बस सिंपली यही बोल रहा है कि अगर कोई कमीशन इस एक्ट के अंदर नहीं भी आता है तो भी उस पर इसके रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, इसकी प्रिविलेजेस की पावर उसको मिल सकती है, जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आती है उस कमीशन पे एज इट इज़ एप्लीकेबल की जा सकती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कैसे, बाय नोटिफिकेशन. बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्रोहिबिशन सेक्शन 3 में दे के रखा है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस जो उसमें दे के रखे हैं सिंपली कि हमें नहीं करवाना है. कोई भी कमीशन अगर ऑलरेडी सेटअप है तो उसके ऊपर दूसरा कमीशन हमें सेटअप नहीं करना है. मतलब ऑलरेडी कोई कमीशन चल रहा है तो आप किसी और कमीशन को उसके अंदर सेटअप नहीं कर सकते हो. बस वही चीज़ अप्लाई करनी है एज इट इज़, जो इस रूल में फॉलो होता है वही सब उस पर भी फॉलो करा सकते हैं सिंपली. सेक्शन 12 पावर टू मेक रूल्स. अब इस एक्ट के अंदर किसको पावर दी हुई है या कोई भी है वो पावर कैसे अप्लाई कर सकता है. तो फर्स्ट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट. ये ओजी मतलब ऑफिशियल गैजेट है. तो यानी कि अगर कोई चाहे तो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कोई भी एडिशनल पावर उसके अंदर इंसर्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 2 काइंड ऑफ रूल कैन बी मेड. अब कौन कौन से रूल्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, जो फॉर्म किए जा सकते हैं अंडर दिस एक्ट, या फिर एडिशनली आप उस पर दे सकते हो. टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस एंड द मेंबर. जो भी कितना टर्म रहेगी, 5 साल 10 साल, या कब तक वो इंक्वायरी कमीशन की एज है, या उसे कब तक अपनी, जैसे होता है ना कि जैसे ख़त्म हुआ इंक्वायरी कमीशन का जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर इंक्वायरी ख़त्म हुई, कमीशन डिमॉलिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइप से आप कोई भी टर्म उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन उस पर पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. बाय दिस सेक्शन बी हाउ इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड. इंक्वायरी का प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे उसको कंडक्ट किया जाएगा, वो सब बनाया जाए. सिविल कोड पावर गिवन टू द कमीशन. कौन कौन सी सिविल पावर दी जाएगी, किस हद तक दी जाएगी. जैसे कि समन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप एफिडेविट पे ओथ पे ले सकते हो, आप विटनेस को कंपलसरी कर सकते हो कि आपको आना पड़ेगा. तो ये सारी सिविल कोड की पावर है. लेकिन जैसे ही कुछ आपके हाथ में आता है आपको फिर वही वापस कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कि कोर्ट को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई हमारी इंक्वायरी पूरी हो गई, अब आगे का आप करो. तो एक लिमिटेड सिविल कोड की पावर दे रखी है, पूरा तो सिविल कोड नहीं बनाया है इसको. फिर है पेमेंट एंड एक्सपर्ट की. पेमेंट क्या होगी एक्सपर्ट्स की, जो असेसर या जो भी असेसर यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी पेमेंट कैसे होगी. और या फिर जो विटनेसेस हैं जिनको दूर से बुलवाया जाता है उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, उनकी पेमेंट क्या होगी. अदर मैटर प्रिस्क्राइब है, उसके अलावा भी कोई भी मैटर जो प्रिस्क्राइब है आप उसके ऊपर रूल बना सकते हो. इसके अलावा भी 2 है, वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है ना कि अगर इफ़ इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी एडिशनली उसमें डालना है या फिर कुछ उसमें से रिमूव करना है, तो वो क्या करेगी कि जो रिजोल्यूशन है या वो पास करेगी दोनों हाउसेस के अंदर. वो कितने दिन तक रहेगा, 30 दिन तक. याद रखना ये टाइम मैटर करता है, 30 दिन तक. अब 30 दिन का मतलब ये नहीं कि एक ही सेशन के 30 दिन, मतलब वो एक कंसिक्यूटिव सेशंस के 3 दिन हो सकते हैं. कि वहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि वो रखे, एंड सिर्फ 30 दिन के पीरियड में अगर उसे माना जाता है कि हाँ ये नई चीज़ है और आप इसे कमीशन के अंदर डाल सकते हो तो डाल दिया जाएगा. अगर उसमें बोला या फिर वो नहीं मानते हैं, अगर हाउसेस है जो रिजेक्ट कर देते हैं प्रपोजल को, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा इस तरह से. लेकिन रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है, और वो कितने दिन के लिए होगा, 30 दिन तक हाउस में रहेगा वो, एंड दोनों हाउस में उसको किया जाएगा.
हाँ इतना ही है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 वो जो सेम चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होती है वही स्टेट गवर्नमेंट पे, कि स्टेट गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रपोजल देना होगा कि हमें कमीशन के रूल्स में, उनके पावर्स में कुछ एडिशन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, या हमें कुछ रिमूव करना है। इस केस में अगर वो मतलब अलाउ करते हैं, वहाँ पे रिजोल्यूशन पास हो जाता है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एज इट इज़ वो बंद हो जाती है फाइल, फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज या दैट्स ऑल। अब क्या बचे हमारे पास में, हमें क्या डिस्कस करना है। कमीशन सेटअप हुआ अंडर दिस एक्ट। फर्स्ट है शाह कमीशन, जो कि 1977 में सेटअप हुआ था। क्यों सेटअप हुआ था? 1975 से लेकर के 1977 तक इमरजेंसी थी, तो उस इमरजेंसी की इंक्वायरी करने के लिए इसे सेटअप किया था। इसने फाइंडिंग किए थे कि अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है, वेल नोन। उसके बाद में फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन हुआ है, और उसके अलावा सिविल पावर्स ले लिए गए हैं, और भी काफ़ी सारी फाइंडिंग्स थी। और इन द बेसिस ऑफ दिस कमीशन एंड इंक्वायरी ऑफ दिस कमीशन, जो भी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बेसिस पे जो हमारी देन प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको सज़ा भी हुई थी। सेकेंड है लिब्रान कमीशन। ये सेटअप हुआ था 1992 से लेकर 2009 तक, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये एक्टिव रहा था, और ऑलमोस्ट 17 साल। और इसमें इसका जो क्यों हुआ था, ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी उसके ऊपर, कि उसकी इंक्वायरी करने के लिए, और अगेन कि हमारे पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट लोगों को सजा भी हुई है। फिर है नानावती कमीशन, जो 2002 में सबमिट हुआ है। नानावती कमीशन जो गुजरात राइट्स हुए थे और गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट्स हुआ था, उसकी इंक्वायरी के ऊपर अगेन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फिर है श्री कृष्ण कमीशन 1993, जो मुंबई राइट्स हुए थे उसके ऊपर ये कमीशन सेटअप हुआ था कि क्यों हुए थे, और इन दिस केस, इन दिस कमीशन दे आर सबमिटेड द रिपोर्ट कि जो political leaders as well as religious leaders as well as police also responsible for these riots. Then हाँ, ये चारों तो इस कमीशन के अंदर सेटअप हुए हैं। अब हमने ना इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 11, जो कि बोलता है कि अगर कोई कमीशन इसके अंदर सेटअप नहीं हुआ हो, और अगर गवर्नमेंट चाहे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, तो उसके ऊपर कोई भी या सारे प्रोविज़न फॉलो करवा सकती है इस एक्ट के। तो ये है वन ऑफ द एग्जांपल, दैट इज़ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इस एक्ट के अंदर नहीं बना है। मंडल कमीशन जो आर्टिकल 340 है उसके अंदर प्रेसिडेंट ने इसको सेटअप किया है, एंड इसका मेन मोटिव ये था, मेन काम ये था कि इसको सजेशन देना है कि किस तरह से इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाया जा सकता है। इसी कमीशन ने गवर्नमेंट को सजेशन दिया था कि जो 27% रिजर्वेशन है ना, वो ओबीसी को मिलना चाहिए। तो दैट्स ऑल। हाँ, अब इनके नाम कैसे होते हैं, नाम इनके कैसे सजेस्ट होंगे। जैसे शाह कमीशन है, इसके अंदर जस्टिस जेसी शाह वो चेयरपर्सन थे, उनके नाम पर शाह कमीशन है। लिब्रान कमीशन में जस्टिस एमएस लिब्रान थे, उनके नाम पर हुआ है। देन नानावतीज जीटी नानावती, जस्टिस जीटी नानावती, उनके नाम पर। श्री कृष्णा में जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, और मंडल कमीशन में जस्टिस बीपी मंडल। तो ये जो भी चेयरपर्सन रहेगा उनके नाम के ऊपर कमीशन का नाम पड़ जाता है। एंड क्या इनके रिपोर्ट्स या फिर क्या इनके सजेशन बाइंडिंग होते हैं? नहीं, इनके सजेशन या इनकी रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं होती है। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, उनका प्रिविलेज है कि वो चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना फॉलो करे। हमें बस केस लॉस करना है। ये मैं बहुत बार वीडियो शूट कर चुकी हूँ इस पार्ट का, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ आज। आई डोंट नो इतना फंबल क्यों हो रहा है, एंड मैं एंड मोमेंट पे आके इतने फंबल कर देती हूँ। आई थिंक ये 7th या 8th वीडियो है। हाँ, कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978 SC 68। ये केस हुआ था आफ्टर इमरजेंसी। राजपन्नार कमीशन है, बनाई गई थी। उसका काम ये था कि स्टेट्स ने
कैसे अपनी पावर का अब्यूज़ किया है। तो फर्स्ट इशू आता है इसके अंदर, वेदर द सेंटर कैन अपॉइंट कमीशन इनटू मैटर अंडर द स्टेट लिस्ट विदाउट स्टेट कंसेंट। क्या स्टेट लिस्ट के ऊपर सेंटर बिना स्टेट के कंसेंट के कमेटी बना सकता है? तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स क्वासी फेडरल इन नेचर। यहाँ पे यूनियन के साथ साथ स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेट्स को भी कुछ पावर मिली हुई है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है। तो जब अगर हमें पावर दी हुई है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस है, तो हमसे कंसेंट भी लेनी ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी आप बना सकते हो सकता है आपकी कमीशन बहुत बड़ी हो, आपने 4-5-7 स्टेट्स को फैला रखा हो, सब में कमीशन, लेकिन हमारा तो अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, आपको हमसे तो खुद से लेनी पड़ेगी ना कंसेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत बाइंडिंग है, ये तो बस एक रिकमेंडेटरी है, एक एडवाइजरी है, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम बना सकते हैं। बट कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्टेट को अलग दर्जा मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को अलग पावर्स मिली हुई है, उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो उसकी सेपरेट कंसेंट भी होगी, उनसे बिना कंसेंट के आप नहीं बना सकते हो। तो हाँ, इंडीड यहाँ पे दे के रखा है कि जो सेक्शन 3 है ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, कि यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट, सेंटर या कॉन्करेंट लिस्ट जो भी 7 शेड्यूल के अंदर आ रही है तीनों के ऊपर बना सकती है। बट अगर स्टेट लिस्ट का कोई भी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ पावर था, तो कैसे उन्होंने लोकल गवर्नेंस करते टाइम पे पावर अब्यूज़ किया था उसके ऊपर, और लोकल गवर्नेंस स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो उनकी कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुल्य, AIR 1984 SC 684। जो ए.आर. अंतुल्य थे ना, वो तब के चीफ मिनिस्टर थे, और उनके ऊपर कुछ ऐसे बोला गया था कि उन्होंने ना करप्शन वगैरह किया है, उनके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने एंड में बोला कि हाँ करप्शन तो हुआ है, कुछ फैक्ट फाइंड हुए थे, और ARS जो हुई है, सॉरी RS जो अंतुल्य RS मैंने बोला ना, आज मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। RS नायक वो इनके पॉलिटिकल राइवल थे, एंड साथ साथ में वो एक लॉयर भी थे, तो उन्होंने उसके बेसिस के ऊपर इन पे केस किया, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, ट्रायल स्टार्ट हुए, एंड बाद में उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सज़ा दी थी AR अंतुल्य को। AR अंतुल्य बाद में अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, और वहाँ पे पहला तो इशू क्रिएट हुआ, व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कमीशन ऑफ द रिपोर्ट। सेकंड, कैन दे बी यूज्ड टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। अब उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? तो एविडेंशियरी वैल्यू ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कैसा प्रूफ है? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकते हैं, बट ये कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकते। कोर इनके बेस के ऊपर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, उनके साथ आपको दूसरे फैक्ट्स भी लाने पड़ेंगे, दूसरे एविडेंसेस भी लाने पड़ेंगे। कैन दे बी यूज्ड टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन? नो। AR अंतुल्य के ऊपर जो चार्जेस लगे थे ना, वो चार्जेस थे कि उन्होंने करप्शन किया है। तो करप्शन के लिए, या फिर अगर उन्होंने कोई और भी क्राइम किया होता ना, तो उसके लिए प्रॉपर ऐसा सेटअप है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, या फिर करप्शन के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो उन सब का काम यही है कि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर हो रखा है कि हाँ भाई, अगर आपने किया है तो इस तरह से आपके ऊपर ट्रायल स्टार्ट होगी, इस तरह से प्रोसिक्यूशन होगा। जस्ट कि एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को उठाया, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करवा दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी के लिए लॉ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप उस लॉ के थ्रू जाइए, वहाँ से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करवाइए, इसके बेसिस पे नहीं, तो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हो सकता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लीगल फेयर ट्रायल। फिर है कैप्टन सूबे सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट, अरे हाँ सॉरी, इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जो पनिशमेंट दी थी, और बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्वेश करते हुए इनको रिलीज़ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज वो जो पनिशमेंट थी, वो जो इम्प्रिजमेंट था, वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे था जो दी थी, जो कि मैंडेटरी नहीं थी, वो जस्ट एक एडवाइजरी थी। तो फिर उस डिसीजन को क्वेश कर दिया था, उसके बाद कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई होगी। फिर है कैप्टन सूबे सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, AIR 2004 SC 3827। अब इफ़ इन केस किसी को नहीं पता, वैसे तो सबको पता होता है, फिर भी बता देती हूँ। AIR का मतलब है ऑल इंडिया रिपोर्टर्स,
2004 ईयर है, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट, और ये है पेज नंबर। अगर हमें ये केस ढूंढना है, अगर आपको ये केस पढ़ना है, तो हमें बस एक AIR यानी ऑल इंडिया रिपोर्टर्स की बुक चाहिए। उसका हम 2004 वाला एडिशन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया है, तो हम AIR की 2004 वाली बुक का पेज नंबर 3827 खोलेंगे तो हमें ये केस मिल जाएगा। हाँ, फैक्ट्स बता देती हूँ केस के। जो कैप्टन सूबे सिंह हैं, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और इनके बेटे का इनकाउंटर दिल्ली पुलिस ने कर दिया था। इन्होंने बोला था कि वो जो इनकाउंटर है वो फेक है, तो उसके ऊपर पहले तो एक मजिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी, और उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाई थी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर आती है। उस कमीशन ने एब्सॉल्व कर दिया था, यानी कि सबको बेगुनाह करार कर दिया था, जो भी पुलिस वाले थे उनको। तो इन्होंने केस किया था कि जो ये है ना कमेटी, उसने ना नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है, यानी तो इशू भी वही बना था, वेदर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलोड और नॉट। अब ना सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 8A एंड B, इसके अंदर हमें बताते हैं कि अगर कोई भी इंसान प्रीजुडिशली अफेक्टेड होता है, यानी कि उसको कुछ हार्म हो रहा है उस कमेटी के डिसीजन की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, अगर वो अफेक्ट हो रहा है उससे ना, तो उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी विटनेसेस देने का, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, एविडेंस प्रूफ करने का। उसमें प्रॉपरली दे के रखा है, प्रोसीजर में है। उसके बाद भी कोर्ट ने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कमीशन ने कैप्टन सूबे सिंह को चांस ही नहीं दिया उनकी बात रखने का, ना उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस मिला। तो इस वजह से इसको बायस मानते हुए उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमारे केस लॉज हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन, सेकंड पार्ट में सेक्शन, थर्ड पार्ट में हमने कुछ कमीशन भी देखे, और उसके साथ साथ में केस लॉज भी देख लिए हैं। होप सो आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्या समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर लूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ तो वो भी थोड़ा स्पीड कम करके देख लूँगी, अदरवाइज आई ट्राई कि मैं धीरे बोलूँ, मैं फंबल कम करूँ, उसके लिए भी ट्राई करूँगी। एंड या, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। इफ़ यू लाइक, I'll subscribe. Bye bye.